अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम ये ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि ऑटोमॉर्फिज्म एक ऐसी आइसोमॉर्फिज्म होती है जिसमें जिसकी डोमेन और कोडोमेन सेम ग्रुप आते हैं। तो अगर ऐसी मैपिंग जो जी से जी डैश हो और आइसोमॉर्फिक हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। जैसे हमने ये मैपिंग कुछ बनाई थी, जैसे हमारे पास ये मैपिंग है सी से सी अंडर एडिशन ग्रुप है और सी अंडर एडिशन से हम फाइव ऑफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट अगर मैपिंग बनाए, ये 1 1 भी बनती है और 2 भी बनती है और होमोमॉर्फिज्म भी बनती है। ये वाली जो मैपिंग है ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म बनाती है। अब इसी तरह इसी मैपिंग को अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें देन फिर भी ये ऑटोमॉर्फिज्म बनाती है। phi of z is equal to z conjugate. This is a automorphism mapping under addition and multiplication. और हमने बेसिकली ये देखा था कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर आ जाए उसकी ऑटोमॉर्फिज्म किसके आइसोमॉर्फिक होती है? उसकी ऑटोमॉर्फिज्म में 2 एलिमेंट आते हैं। उसकी ऑटोमॉर्फिज्म में सिर्फ ये 2 एलिमेंट आते हैं, ए और ए इनवर्स। तो ऑटोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, या फिर इस तरह कह सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C2 इज आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू C2। अगर G हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर एक साइक्लिक ग्रुप है, तो इसकी ऑटोमॉर्फिज्म भी हम इस तरह कह सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू Z इज आइसोमॉर्फिक टू C2 या इज आइसोमॉर्फिक टू 1 - 1। अब इसी तरह सेट ऑफ यूनिट एलिमेंट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, और अब हमने देखना है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की जो ऑटोमॉर्फिज्म है उस किस तरह की तो ऑटोमॉर्फिज्म इस तरह की बन सकती है ना, फाई ऑफ एन बार, डोमेन में भी Z12 के एलिमेंट आएंगे और कोड डोमेन में भी Z12 के एलिमेंट आएंगे। हम इस तरह डिफाइन कर देते एम बार एन बार, एम कोई भी एलिमेंट होगा Z12 का एम बार। तो अब इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब इस एम बार की जगह कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? एक तो ये आ जाएगा ना फाई ऑफ एन बार इज इक्वल टू एन बार, एक तो आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगी। अब एक 1 आ जाएगा और 5 आ सकता है, 7 आ सकता है और 11 आ सकता है। एम की जगह वो एलिमेंट आ सकते हैं जो Z12 के यूनिट एलिमेंट में होते हैं। तो इसी तरह हमने इसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू UN, यूनिट एलिमेंट ऑफ n। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर G फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर n है, जितना G का ऑर्डर होगा उतना ही वो आइसोमॉर्फिक होगा यूनिट एलिमेंट के। अगर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू UN। जैसे हम इसके कुछ इसमें कुछ ये है कि एमसीक्यू या इसमें कुछ थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे सेट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर n है, तो वो ऑटोमॉर्फिज्म होगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा UN के। अब एंड Zn इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, आल्सो G साइक्लिक ग्रुप, जो Zn है वो साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है। तो हम इस तरह पे कह सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू UN। अब इसी तरह ये जो G है आइसोमॉर्फिक होता है Zn के भी, और अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, क्योंकि
टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। तो जेड एन सी एन के आइसोमॉर्फिक होगा, और कोई भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप आ जाए जिसका ऑर्डर एन है वो इनके आइसोमॉर्फिक होगा। हम इस तरह भी कह सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सी एन इज आइसोमॉर्फिक टू यू एन। अगर एन हम 6 ले लें तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सी सिक्स वो आता है यू सिक्स के इक्वल। तो यू सिक्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एक 1 आता है, एक 5 आता है। तो अब जो यूनिट एलिमेंट का सेट है वो हमारे पास ग्रुप बनाता है। अब ऐसा ग्रुप जिसमें 2 एलिमेंट हो वो लाजमी साइक्लिक होता है, और ये एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा, और हर साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा C2 के। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू Z2। समझ आ रही है ना ये बातें? दिस इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू Z2। तो अब इसी तरह इसमें कुछ है हमारे पास, हम MCQ से देखते हैं। Let G be a cyclic group of order 12. Then the order of हम इस तरह लिख लेते हैं order of automorphism of G is equal to, ए ऑप्शन है हमारे पास अब इसकी ऑटोमॉर्फिज्म का अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए, कोई फाइनाइट ग्रुप देके उसकी ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे? जैसे ऑर्डर ऑफ ए, ये ए ऑप्शन है हमारे पास 2, बी ऑप्शन है हमारे पास 4, सी ऑप्शन है हमारे पास 6, और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। अब इसका अगर ऑर्डर पूछ लिया गया 4 तो हाँ जी 4 आएगा। 4 कैसे आएगा भला? नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट्स 4 आएंगे। हाँ, नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं? जो रिलेटिवली प्राइम होंगे के जो साथ। रिलेटिवली प्राइम हो वो हम निकाल लेते हैं। अगर इससे बड़ा ग्रुप आ जाए तो हम आइलर 5 फंक्शन से निकाल लेते हैं, जी ठीक है ना? तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जी ग्रुप है उसका जो ऑर्डर होगा let G be a cyclic group of order n, then order of automorphism of G is equal to, किसके इक्वल आएगा? ऑर्डर ऑफ यूनिट एलिमेंट ऑफ n, यही आएगा ना? और यूनिट एलिमेंट का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? विच इज इक्वल टू 5 ऑफ n, ये 5 ऑफ n होगा, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म हो CP, ये आइसोमॉर्फिक होती है CP-1। जैसे अगर हम कोई भी प्राइम नंबर ले लें C5, वो ऑटोमॉर्फिज्म वो आइसोमॉर्फिक होगी C4 के। अगर हम ले लें C7, वो आइसोमॉर्फिक होगी C6 के, ठीक है? इसी तरह कोई भी हम अगर प्राइम नंबर आ गया, और प्राइम नंबर जो आइसोमॉर्फिक होता है अपने पिछले वाले सेट से होता है। जैसे अगर C6 है, C5 है तो C4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, C17 है तो C16 के आइसोमॉर्फिक होगा। सेम रिजल्ट यही है क्योंकि ये दोनों ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं, तो इनकी ऑटोमॉर्फिज्म भी आपस में आइसोमॉर्फिक होगी।
इस तरह भी कहा जा सकता है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सीपी इज आइसोमॉर्फिक टू GP-1, ये भी आ सकता है क्योंकि दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी एक खास मैपिंग बनती है। इससे पहले हम ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर लें एक ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ DN। DN की ऑटोमॉर्फिज्म हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो इक्वल टू होती है N which is equal to N into phi of N। ये हमारे पास आता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ DN इज इक्वल टू N phi of N। तो इससे हमारे पास ये फॉर्मूला बन सकता है कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ इसका जो ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, जैसे आप ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करो D3, तो ऑर्डर ऑफ D3 किसके इक्वल आ जाएगा? 3 एंड 5 ऑफ 3। अब 5 ऑफ 3 किसके इक्वल होगा? 5 ऑफ 3 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है कि जो D3 की ऑटोमॉर्फिज्म है उसका भी ऑर्डर 6 है। तो अगर इनका ऑर्डर 6 है तो हम इस तरह भी कह देंगे, ये चीज भी याद रखनी है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D3 is isomorphic to आइसोमॉर्फिक का साइन ये आइसोमॉर्फिक टू D3। D3 की जो ऑटोमॉर्फिज्म होती है वो D3 के आइसोमॉर्फिक होती है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इधर 4 लिख लें, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D4, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी? 4 एंड 5 ऑफ 4। 5 ऑफ 4 किसके इक्वल होगा? 5 ऑफ 4 2 के इक्वल होता है। 2 की पावर 2 4 माइनस 2 4। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास 8 के इक्वल आ जाएगा। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D4 इज आइसोमॉर्फिक टू D4। अब इसी तरह एक प्राइम नंबर की चेक कर लेते हैं। अगर हम इस तरह करें D4, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D5, 5 उसके ऑर्डर में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी हमारे पास एक मैपिंग होती है। जो ऑटोमॉर्फिज्म होती है जो ग्रुप के एक एलिमेंट से बनती है। जैसे एक फिक्स एलिमेंट ले लें, फाई A ऑफ G कैसे होगा? AGA इनवर्स। इसका मतलब क्या है? AGA इनवर्स का मतलब है कि G के तमाम कॉन्जुगेट एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो अगर इसके अलावा कोई ऑटोमॉर्फिज्म हो, ये हमारे पास एक ऑटोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है, इसको हम कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इसके अलावा कोई ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे इस मैपिंग के अलावा, तो उसको हम कहते हैं आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। जैसे D3 के से D3 में हम एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं
अब D3 से D3 पे हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं कैसे, ए एलिमेंट से, फाई ऑफ ए इंटू जी, ए जी ए इनवर्स। अब ए हमारे पास एक फिक्स एलिमेंट है D3 का, और जी वेरी करता जाएगा। जब आइडेंटिटी पुट करेंगे ए ई ए इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। ए जब ए पुट करेंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा, जब ए स्केयर पुट करेंगे तो ए स्केयर आ जाएगा, जब बी पुट करेंगे तो ए स्केयर बी आ जाएगा। अब देखें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, जब ए भी पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी, जब ए स्केयर बी पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी। ये इस तरह ये मैपिंग डिफाइन हुई है D3 से D3 में। आइडेंटिटी पे मैप हुई है, ए पे मैप हुआ है, ए स्केयर पे मैप हुआ है, बी हमारे पास ए स्केयर बी पे मैप हुआ है, बी पे मैप हो गया, और ए स्केयर बी बी पे मैप हो गया। अब इसमें कोई रेपिटेशन भी नहीं आई, और ये वाली मैपिंग हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी बनेगी, और बाइजेक्टिव तो हमें पता लग गया, शो हो रहा है कि ये बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो ये हमारे पास एक D3 से D3 पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालने के लिए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है, उसने ये बताया भी हुआ है कि दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए यही मतलब कि ये वाली जो मैपिंग है ये आइसोमॉर्फिक होगी। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट होता है वो ऑटोमॉर्फिज्म के सेट का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। द सेट ऑफ all inner automorphism of group G is normal subgroup of automorphism of G। तो इसका एमसीक्यू हम बना लेते हैं ताकि बात ज़हन में रहे। द सेट ऑफ inner automorphism of a group G is dash subgroup is dash of automorphism of G। अब इसमें इसकी जो ए ऑप्शन है उसमें हम लिख लेते हैं सिंपल सब ग्रुप, बी ऑप्शन में हम लिख लेते हैं प्रॉपर सब ग्रुप, सी ऑप्शन में हम लिख लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, और डी ऑप्शन में हम लिख लेते हैं नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो पहली ऑप्शन लिखी हुई है सब ग्रुप। सब ग्रुप तो होगा ही। अब जो बेसिक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर सब ग्रुप, अब जरूरी नहीं है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म का प्रॉपर ही सब ग्रुप हो, वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट है किसी ग्रुप का सेम भी हो सकते हैं, और एक ऑप्शन है नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन आएगा करेक्ट, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज होंगी, वो आएगा नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर हमने किसी भी सेट का इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालना है तो उसका सेंटर निकाल लेंगे। अगर सेंटर का उस जी के साथ जो हम क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे वो आइसोमॉर्फिक होगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म के, तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के। अब जैसे हमारे पास डीएन, अब देखें अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है उसकी ऑटोमॉर्फिज्म, उसकी जो हमारे पास सेंटर होता है, इफ ग्रुप इज साइक्लिक, इधर हम पॉइंट बना लेते हैं, इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप,
देन सेंटर ऑफ जी, सेंटर ऑफ जी किसके इक्वल आएगा, विच इज इक्वल टू होल ग्रुप जी। जी तो देन हम ये जो डिफाइन करेंगे, जी ओवर सेंटर ऑफ जी, जी ओवर सेंटर ऑफ जी, इस इसका मतलब है जी ओवर जी, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, इस सेट के अंदर सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट आएगा, वो जी खुद होगा। और दिस, अब देखें जी ओवर एच, हम पहले ऊपर ये मैं अगर सेट डिफाइन कर दूं आपको, जी ओवर एच, इसमें किस तरह के एलिमेंट आते हैं, इसमें एलिमेंट आते हैं जी इंटू एच सच दैट जी बिलोंग टू जी। अब अगर इधर एच की जगह मैं जी रख दूं, जी के एलिमेंट जब जी से मल्टीप्लाई होंगे तो सेम ही बनते जाएंगे, तो इसका मतलब है इसमें एक एलिमेंट आएगा, वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो क्वेश्चन ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो वाला कोसेट जो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बनता है। तो इस जी ओवर जी में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, इसका मतलब है जी ओवर सेंटर ऑफ जी जो है वो ट्रिवियल होगा। अगर ग्रुप बिलियन है या ग्रुप साइक्लिक है तो उसका जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, और जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो कौन सा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी मैपिंग सिर्फ इनर ऑटोमॉर्फिज्म बनाएगी, ठीक हो गया। इधर इसको भी एमसीक्यू में एक लिख लेते हैं। let G be a abelian group of order, abelian group, order कोई भी हो, then the order of inner automorphism of G is, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4। इसमें क्या आएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास 1। इधर से हमने देखा है कि इनर ऑटोमॉर्फिज जी ओवर जेड ऑफ जी जो आइसोमॉर्फिक होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के, अगर वो आइसोमॉर्फिक होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के, जितने एलिमेंट इसके होंगे उतने ही एलिमेंट इसके होंगे। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, तो वो कौन सा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म में सिर्फ एक मैपिंग आएगी, वो आइडेंटिटी मैपिंग होगी। इसी तरह एक और एमसीक्यू इस तरह का बना लेते हैं, let G be an abelian group, then inner automorphism of G is isomorphic to is isomorphic to this set automorphism G इसमें C2 and none of these। इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, जी का ऑप्शन आएगा हमारे पास ये 1। 1 जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है वो हमारे पास ग्रुप होता है लाजमी।
तो ये हमारे पास एलिमेंट ये वाला इसके आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, ये हर एबिलियन के लिए होगा। हर अबिलियन के लिए, क्योंकि अबिलियन के लिए ये होता है ना कि जो सेंटर ऑफ जी है वो जी के इक्वल आ जाता है। तो जब हम जी ओवर जेड ऑफ जी करेंगे वो आइसोमॉर्फिक वो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। अगर उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा तो एक एलिमेंट वाला सेट जो है वो लाजमी साइक्लिक होता है। हर एक एलिमेंट वाला सेट, इसमें हम वन की जगह अगर आइडेंटिटी लिखते हैं ज्यादा फ्रूटफुल है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला सेट है वो उसके आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक हो गया। ठीक। अब इसमें कुछ हम रिजल्ट डिफाइन कर लेते हैं। इसमें कुछ नोट है हमारे पास। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ डीएन, डीएन की जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है उसको डिफाइन कर लेते हैं डीएम। is isomorphic to हमारे पास जैसे दो केस बनते हैं। अगर एन हमारे पास प्राइम है, अगर एन हमारे पास इवन है, तो अब देखें अगर एन हमारे पास इवन है तो उसकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म किसके इक्वल होगी। अगर एन हमारे पास ओड है तो उसकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म किसके इक्वल होगी, ये हम लिखते हैं इधर। अब देखें हमने डीएन का सेंटर फाइंड आउट किया था, डीएन का जनरल सेंटर को डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास एन इवन है तो उसके सेंटर में दो एलिमेंट आएंगे। अगर एन ओड है तो उसके सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसका सेंटर ट्रिवियल होगा। तो इसी तरह अगर तो हमारे पास अगर तो एन ओड है, एन इज ओड, तो डीएन आइसोमॉर्फिक होगा डीएन के। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ डीएन इज आइसोमॉर्फिक टू डीएन अगर एन हमारे पास होगा इवन। तो ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक निकल आएगा डी एन माइनस एन ओवर टू, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। इनर ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है। जैसे ये देख लें, अगर मैं आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म पूछूं D3 की, D3 तो हमारे 3 हमारे पास एक और नंबर है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D3 वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगी D3 के। ठीक है। और इसी तरह अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म पूछ ली जाए D4 की, तो वो D2 के होगी। हाँ जी D4 की, और जो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगी D2 के। और D2 जो है वो सेट जो है वो होता है आइसोमॉर्फिक टू V4। ठीक है, ये चीज याद रखनी है एक दो नॉर्मल सेट की। अब ये वाली जो मैपिंग है फाई ऑफ जी इज इक्वल टू जी इनवर्स, ये ऑटोमॉर्फिज्म तब बनेगी जब जी अबिलियन होगा। अगर जी अबिलियन नहीं होगा तो ये मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म नहीं बनेगी। इनवर्स मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म तब बनती है जब जी अबिलियन होता है, अदरवाइज ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं बनती।
जैसे इसके लिए अगर एमसीक्यू लिख लूं, वो हमारे पास आएगा let G be a group, G be a group, G be a group, या फिर ऐसे कह देते हैं द मैपिंग, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, phi G to G defined by the mapping G to G defined by phi of G is equal to G inverse is an automorphism. Then G is isomorphic to dash. हम कुछ पॉसिबिलिटी रख लेते हैं D3, D4, V4 एंड नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है जी के लिए? V4, क्योंकि V4 बिलियन ग्रुप है जी। तो अब इसी तरह आगे चलते हुए लेट G be a group which has an element greater than 2, then G is automorphism different from identity automorphism. identity automorphism का मतलब है phi of G is equal to G, जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो ये एक आइडेंटिटी मैपिंग होती है। तो अगर G के अंदर एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 से बड़ा है, तो उसके अंदर एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी जो आइडेंटिटी के अलावा होगी। तो इससे आगे चलते हुए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, अगर कोई हमारे पास मैपिंग है, H ग्रुप है G का, और G की जो भी ऑटोमॉर्फिज्म मैपिंग ले ले, तो अगर phi of H के इक्वली आ जाए फॉर ऑल phi बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, तो H को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। तो इसको मजीद जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सिंस phi is 1 so if we prove phi of H is subset of H, then phi of H is equal to H। तो ये जैसे ऑटोमॉर्फिज्म C6 है, वो आइसोमॉर्फिक होती है U6 के, इसमें एलिमेंट आते हैं 1 और 5। अब हम एक ग्रुप ले लेते हैं C6, H इसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट आएंगे a स्क्वायर, a की पावर 4, a की पावर 6। ये हमने E, a स्क्वायर एंड a की पावर 4, ये हमने एक सब ग्रुप ले लिया। अब C6 के अंदर कौन कौन सी ऑटोमॉर्फिज्म आती है? एक तो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म आती है। C6 की दो ऑटोमॉर्फिज्म होती है, एक आइडेंटिटी मैपिंग और एक f of x is equal to x की पावर 5। अब हम I of h, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब है I of h तो h के इक्वली आएगा। I of h का मतलब है कि h की एंट्रीज को हमने इनपुट रखना है। जब इस मैपिंग के आइडेंटिटी पुट करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, a स्क्वायर पुट करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a की पावर 4 पुट करेंगे तो a की पावर 4 आ जाएगा। अब इस मैपिंग को हम देखते हैं
जब एफ के अंदर आइडेंटी पुट करेंगे तो आइडेंटी आ जाएगी। जब एफ के अंदर ए स्क्वायर पुट करेंगे एच का एलिमेंट तो ए की पावर 4 आ जाएगा, ये भी एच का एलिमेंट है। जब ए की पावर 4 पुट करेंगे तो ए की पावर 2 आ जाएगा, ये भी एच का एलिमेंट है। इसका मतलब है एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एच। एच इज करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी। अगर जी बिलियन है तो उसका हर सब ग्रुप जो है वो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा। तो लेट जी बी अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम। अगर एच एक यूनिक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर एम है ऑफ ग्रुप जी, देन एच इज करेक्टरिस्टिक। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे एच का एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 2, सिर्फ एक ही सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है, एक के अलावा कोई सब ग्रुप नहीं है, तो वो लाजमी करेक्टरिस्टिक होगा। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं एवरी नॉर्मल सब ग्रुप इज अ करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। ये एक रिजल्ट होगा इस तरह। लेट जी बी अ सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, देन एच इज साइक्लिक। अगर एच एक सब ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप का, देन एच इज साइक्लिक, देन एच इज करेक्टरिस्टिक। एच जो है करेक्टरिस्टिक होगा, अभी हमने डिस्कस किया। अगर एच कोई भी सब ग्रुप होगा साइक्लिक ग्रुप का तो लाजमी वो करेक्टरिस्टिक होगा। अगर लेट सेंटर ऑफ जी बी अ सब ग्रुप ऑफ बी अ ग्रुप जी, जेड ऑफ जी सेंटर है और सेंटर हमेशा करेक्ट। अच्छा जी, सेंटर हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है और हर नॉर्मल सब ग्रुप करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा। तो हर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। एवरी नॉर्मल सब ग्रुप इज करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। अब कम्यूटेटर की बात कर लेते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है ये जरा। कम्यूटेटर हमारे पास दो एलिमेंट से बनता है ग्रुप के। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग टू जी, देन द एलिमेंट ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इज कॉल्ड कम्यूटेटर ऑफ जी। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह ब्रैकेट से ए बी। इसका मतलब क्या होगा? पहले ए बी आएगा फिर ए इनवर्स एंड बी इनवर्स ये आता जाएगा। तो इस तरह के एलिमेंट को हम कहते हैं कम्यूटेटर। दो एलिमेंट से नया एलिमेंट बन जाता है उसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। अब आइडेंटी एलिमेंट के साथ जो भी आएगा वो हमारे पास आइडेंटी ही आ जाएगा। जैसे आइडेंटी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? आइडेंटी को आइडेंटी से करेंगे ई ई ई इनवर्स और ई इनवर्स, तो ये हमारे पास आइडेंटी ही आ जाएगी। इसी तरह V4 का हम चेक कर रहे हैं, ई को आइडेंटी को ई के साथ लेंगे तो आ जाएगा ई एंड ए, ई इनवर्स ई के इक्वल आ जाएगा और ए इनवर्स V4 के अंदर ए इनवर्स ए के इक्वल ही होता है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आइडेंटी के इक्वल ही होता है। इसी तरह बी का चेक करेंगे वो भी आइडेंटी आ जाएगा। ए बी का चेक करेंगे आइडेंटी के साथ वो भी आइडेंटी आ जाएगा। और अब उसके बाद एक एलिमेंट का उसी के साथ चेक करें वो भी आइडेंटी ही आता है। V4 बिलियन है उसका हर कम्यूटेटर जो है वो आइडेंटी के इक्वल ही आता जाएगा। D3 का चेक कर लें, आइडेंटी का किसी के साथ भी चेक करेंगे वो आइडेंटी ही आ जाएगा। ए का चेक करेंगे आइडेंटी आ गया, आइडेंटी आ गया। ए का ए स्केयर के सी फिर भी आइडेंटी आ गया। ए का बी से करेंगे तो ए स्केयर आ जाएगा। अब इस तरह जितने ग्रुप के एलिमेंट हैं उतने उसके पेयर बनेंगे। तो अगर 6 एलिमेंट है 36 पेयर बनेंगे। तो जितने भी कम्यूटेटर एलिमेंट निकलते ही गए उनका एक नया ग्रुप बन जाता है, उसको हम कहते हैं ड्राइव्ड ग्रुप। इसी तरह कम्यूटेटर, अब अगर जी बिलियन हो उसका हर कम्यूटेटर जो है वो आइडेंटी के इक्वल आता है। इफ जी इज बिलियन देन every commutator is identity element
और द फर्स्ट ड्राइव ग्रुप ऑफ D3, D3 के तमाम कम्यूटेटर किसके इक्वल निकले हैं, E, A एंड A स्क्वायर। तो अब इसका फर्स्ट ड्राइव ग्रुप का मतलब है सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर ऑफ D3, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जी डैश भी डाल देते हैं या इस तरह 1 डाल दें, इसी तरह D4 के निकाल लें जितने भी निकलते हैं। और ये कुछ प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटर की, बी ए इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको ड्राइव सब ग्रुप set of all commutator of G is called first drive group, first drive subgroup and denoted by G1 या G dash कह देते हैं। G dash हम कैसे डिफाइन करेंगे, G1 इसमें कम्यूटेटर आ जाएंगे सच दैट A B belong to G, और सेकंड कम्यूटेटर का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर ऑफ G1। अब G1 भी एक ग्रुप बन जाएगा, इसके कम्यूटेटर निकालेंगे, उसको हम कह देंगे सेकंड ड्राइव ग्रुप। अब सेकंड के निकालेंगे थर्ड ड्राइव ग्रुप, इसी तरह थर्ड ड्राइव ग्रुप में इसके तमाम कम्यूटेटर आ जाएंगे, इसके एलिमेंट से हम कम्यूटेटर बनाएंगे सेकंड ड्राइव ग्रुप से, तो उसके तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब इसके बाद D3 का जो फर्स्ट ड्राइव ग्रुप है वो हमारे पास आ जाएगा E A एंड A स्क्वायर। अब ये वाला जो ड्राइव ग्रुप है ये है आइडेंटिटी ड्राइव ग्रुप। अब इसका जो सेकंड ड्राइव ग्रुप आएगा D3 का सेकंड ड्राइव ग्रुप, अब देखें ये वाला जो ड्राइव ग्रुप है ये एक साइक्लिक है और अबीलियन भी है, और जो अबीलियन ग्रुप का हम जब ड्राइव सब ग्रुप निकालेंगे उसके जितने कोई भी ग्रुप अगर अबीलियन हो उसके तमाम कम्यूटेटर आइडेंटिटी के इक्वल आते हैं, तो उसका जो सेकंड ड्राइव ग्रुप निकलेगा वो आइडेंटिटी के इक्वल ही आएगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर सेकंड आइडेंटिटी के इक्वल है थर्ड भी वही होगा, फोर्थ भी वही होगा, फिफ्थ भी वही होगा, आगे जितने भी निकालते जाएंगे वही निकलते आएंगे। अब इधर एक अगर एमसीक्यूज बना लें, MCQs let G be a non-abelian group and its first drive group subgroup is abelian, then second drive group, then second drive group is equal to इसकी हम पहली ऑप्शन ले लेते हैं G, दूसरी ऑप्शन ले लेते हैं G1,
सी ऑप्शन ले लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, और डी ऑप्शन ले लेते हैं नन ऑफ दिस। इसमें कौन सी ऑप्शन होगी? सी आइडेंटिटी एलिमेंट। सी, हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट। let G be an abelian group, then its first derived group is equal to second derived group, third derived group, identity and all of these। इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी? ऑल ऑफ दिस। हाँ जी, उसके जितने भी ड्राइव ग्रुप निकलते आएंगे वो आइडेंटिटी ही निकलते आएंगे, फर्स्ट जी। बी, सेकंड बी, थर्ड बी, तो उसकी ऑप्शन आ जाएगी ऑल ऑफ दीज। ठीक हो गया ना? जी। तो इसके बाद हम देखते हैं V4 का। V4 जैसे बिलियन ग्रुप है, इसका अगर हमें ड्राइव ग्रुप निकालना पड़ जाए तो वो किसके इक्वल आएगा? वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। आइडेंटिटी। तो इस तरह हम देखते जाएंगे। द ड्राइव सबग्रुप G1 इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। अगर